अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेट एंड रेशियोज। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से ही एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को और तमाम पार्ट्स को मैंने नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी ऊपर लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे ए से लेके एफ तक डिफरेंट पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं और सबसे नीचे मैंने रेशियो की डेफिनेशन भी लिखी हुई है जो कि हम इसी वीडियो में आज सीखेंगे। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसी डेफिनेशन की मदद से आप इन क्वेश्चंस को ऊपर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट रीड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो नीचे डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट रेशियोज गिवन है, इन तमाम रेशियोज को सिंप्लीफाई करके आपने दिखाना है। अब सिंप्लीफाई का जनरल मीनिंग ये होता है कि चीजों को सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना, सिंपलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना, आप यूं भी कह सकते हैं। अब यहां पर क्योंकि रेशियोज गिवन है तो यहां पे सिंप्लीफिकेशन से मुराद ये ली जाएगी कि आपने इन तमाम रेशियोज को सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर इस फॉर्म में कोट करना है कि आपकी रेशियो में जो टर्म्स आ रही हो उनको डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर अवेलेबल ना हो। इसका मतलब आप यूं भी ले सकते हैं कि आपने इन रेशियोज को सॉल्व करके अपना फाइनल आंसर ऐसी फॉर्म में देना है कि जो आपकी रेशियो के अंदर टर्म्स मौजूद हो उनको डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई भी नंबर ना मिले, या यूं भी कह सकते हैं कि आपकी रेशियो का जो फाइनल आंसर हो इनको सॉल्व करने के बाद तो वो ऐसा हो कि उसमें मजीद किसी भी किस्म की कैंसिलेशन या कटिंग पॉसिबल ना हो, तभी हम कह पाएंगे कि हमने इन रेशियोज को सिंप्लीफाई किया है। तो ये है बेसिकली सिंप्लीफाई का मीनिंग। अब हम चलते हैं रेशियो की डेफिनेशन के ऊपर। तो रेशियो की डेफिनेशन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, पहले इसको यहीं से रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ रेशियो is a comparison or relationship of two quantities of same kind। तो रेशियो बेसिकली बोलते हैं कंपैरिजन को या आप कह सकते हैं रिलेशनशिप को, किसी भी दो क्वांटिटीज का जो कि सेम काइंड की होती है। सेम काइंड का मतलब उनके यूनिट सेम होने चाहिए। तो रेशियो बेसिकली हम बोलते हैं कि जब भी आप किसी भी दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं, उनको आपस में रिलेट करते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं रेशियो। और वो दोनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? सेम काइंड की होनी चाहिए, उनके यूनिट सेम होने चाहिए। अब रेशियो को किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल मैं दो क्वांटिटीज लेता हूं जनरली समझाने के लिए, एक क्वांटिटी ए और एक क्वांटिटी बी। अगर मैं इनके दरमियान इस तरह का सिंबल डाल दूं, ये जो दो डॉट्स हैं इनको आप इंग्लिश में कॉलन भी बोलते हैं, तो ये जो दो डॉट्स हैं ये रेशियो को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे ए रेशियो बी, इसको हम रेशियो पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा ए रेशियो बी, यानी ये ए और बी दो क्वांटिटीज हैं और बीच में जो सिंबल है ये रेशियो का है। ये आपको ऊपर पार्ट्स में भी बना हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हम इनको रेशियोज बोल रहे हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे ए रेशियो बी। तो एक तरीका तो ये होता है रेशियो को कि जब भी किसी दो क्वांटिटीज को आपने रेशियो फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेशियो फॉर्म। और इन्हीं दो क्वांटिटीज को एक डिफरेंट वे से भी जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। तो हम क्या करेंगे? ए को पहले लिखेंगे और रेशियो के जो बाद लेटर लिखा हुआ है, ये लेटर अभी यहाँ पे लिख दिए समझाने के लिए, यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, तो उसको हम लिखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर में। तो जब आप रेशियो फॉर्म से इस फॉर्म में आते हैं तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। तो रेशियो को बेसिकली आप इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है। और तीसरी फॉर्म होती है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम रेशियो को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए रेशियो बी, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ए इज टू बी। इसका मतलब भी यही लिया जाएगा कि ए रेशियो बी की बात हो रही है। तो रेशियो को तीन मुख्तलिफ तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पहली वाली रेशियो फॉर्म है, ये इसका सिंबल कहलाता है। दूसरी वाली फ्रैक्शन फॉर्म है और तीसरी वाली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जिसको आप पढ़ सकते हैं ए टू बी भी कह सकते हैं, ए इज टू बी भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको रेशियो की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई और उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये भी क्लियर हो गया। रेशियो बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है किसी भी दो क्वांटिटीज का जो कि सेम काइंड की होनी चाहिए, यानी ये जो ए और बी क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे लिखी है ये सेम यूनिट की होनी चाहिए, इनका यूनिट सेम होना चाहिए,
ये भी आप बात समझ लें। जैसे अगर मैंने ए रेशियो बी आपको भी समझाया है, तो इसमें अगर आप मिसाल के तौर पे ए जो है किसी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम ज़ाहिर बात है मिनट्स में भी होते हैं, सेकंड्स में भी होते हैं। तो लेट्स से अगर ये मिनट्स में लिखा हुआ है ए वाली क्वांटिटी का टाइम, तो बी वाली क्वांटिटी के अंदर भी टाइम लिखा होना चाहिए और वो भी मिनट्स के अंदर ही होना चाहिए। तो तब भी आप कह पाएंगे कि ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं ये सेम काइंड की हैं। तो सेम काइंड से मुराद इन दोनों क्वांटिटीज़ का सेम यूनिट में होना है। अगर सेम यूनिट में नहीं होंगे तो पहले आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेशियो की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, ऊपर जो स्टेटमेंट है वो भी क्लियर होगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पार्ट नंबर ए को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए को। तो मैं ऊपर से पार्ट नंबर ए को नीचे नोट डाउन करने जा रहा हूं। तो पार्ट नंबर ए में जो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास गिवन है वो है 1.5 केजी। केजी का मीनिंग है किलोग्राम। तो मैं यहां पे लिखूंगा मेरी जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो है 1.5 किलोग्राम्स। ठीक है, आगे रेशियो का सिंबल है, मैं भी यहां पर रेशियो का सिंबल बनाऊंगा इस तरीके से। और जो नेक्स्ट क्वांटिटी मेरे पास गिवन है वो है 350 ग्राम्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा 350 ग्राम्स। इस जी का मतलब है ग्राम। अब मैं आपको अभी रेशियो की डेफिनेशन समझा चुका हूं। तो रेशियो की क्या डेफिनेशन थी कि अ कंपैरिजन और रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। दो सेम काइंड की क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को, कंपैरिजन को हम बेसिकली रेशियो कहते हैं। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि रेशियो का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपकी क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए। सेम काइंड से मुराद है कि आपकी क्वांटिटीज के यूनिट सेम होने चाहिए। तो आपने याद रखना है जब भी आप किसी भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन को स्टार्ट करने लगे तो सबसे पहले आपने अपनी दोनों क्वांटिटीज के यूनिट्स देख लेने हैं। अगर वो सेम हुए तो ठीक है, आप बाकी स्टेप्स करिएगा। और अगर वो यूनिट सेम ना हुए तो आपने पहले उनके यूनिट सेम बनाने, उसके बाद आपने बाकी प्रोसीजर को करना है। तो अभी आप ए पार्ट में देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो किलोग्राम्स के अंदर गिवन है और जो सेकंड क्वांटिटी है वो ग्राम्स में गिवन है। यानी इनके यूनिट सेम नहीं है, आपको यूनिट पहले सेम बनाने पड़ेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप इस पहली क्वांटिटी को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लें ताकि इसका यूनिट दूसरी क्वांटिटी जैसा हो जाए। और जब ऐसा हो जाएगा तो दोनों के यूनिट सेम हो जाएंगे, दोनों के यूनिट्स ग्राम्स में हो जाएंगे, तो आप तब इसको सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि आप इस दूसरी क्वांटिटी को जो कि ग्राम्स में गिवन है इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लें। इससे इसका यूनिट पहली क्वांटिटी जैसा हो जाएगा और इस तरीके से भी इन दोनों के यूनिट सेम हो जाएंगे और आप बाकी काम कर पाएंगे। तो आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं, दोनों से आंसर ठीक आएगा। सबसे आसान काम यही है कि जो पहली क्वांटिटी लिखी हुई है किलोग्राम्स में, आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किलोग्राम और ग्राम्स का क्या रिलेशनशिप होता है, बेसिक कन्वर्जन यूनिट्स क्या अवेलेबल होते हैं। तो ये आपने याद रखने, यही आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि हमने किलोग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें 1 किलोग्राम की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें पता है ये चीज़ कि 1 किलोग्राम जो होता है यानी 1 केजी वो बेसिकली इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। और इस चीज़ को आप यूं भी समझ सकते हैं कि जब भी आपने किसी चीज़ को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना होता है आप हमेशा उस चीज़ को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ भी याद रखिएगा कि जब भी आपने किसी भी चीज़ को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आप उस वैल्यू को, उस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस तरह आप देख सकते हैं अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है और हमने ये फाइंड आउट करना हो कि 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो हम 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यही करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट क्वांटिटी को ग्राम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं जो कि किलोग्राम में है। तो बता चुका हूं किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई। तो आइए कर लेते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1.5 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 से, क्योंकि मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज करूंगा और क्योंकि अब आपने 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरह का लिख देने का मतलब है एक तरह का कर दिया, तो इसलिए अब आप किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे बल्कि आप इसके आगे ग्राम्स ही लिखेंगे। क्योंकि जब आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं, तो अब आप किलोग्राम्स नहीं लिखते बल्कि वो नया वाला यूनिट लिखते हैं जिसमें आपने उसको कन्वर्ट किया होता है। क्योंकि हम किलोग्राम से ग्राम्स में आए हैं तो इसलिए यहाँ पे जी लिखेंगे यानी ग्राम्स लिखेंगे। बाकी तमाम चीज़ों को आपने ऊपर से वैसे नोट डाउन कर लेना है। रेशियो का सिंबल वैसे का वैसे और यहां पर ये 350 ग्राम वैसे का वैसे। अब यहां पर आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फर्दर करना है। अब देखिए यहां पे डेसिमल आ रहा है। जब भी हमने डेसिमल को हटाना होता है हम डेसिमल के आगे वाले डिजिट्स काउंट करते हैं। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट हो तो डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख देते हैं, 2 होते तो डेसिमल हटा के नीचे 100 लिख देते हैं। क्योंकि यहां पर डेसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट है तो आप डेसिमल को हटाएंगे, ये ऊपर 15 बन जाएगा और नीचे 10 लिख देंगे। अगर 2 होते तो नीचे 100 लिख देते। ये चीजें आपको पता है। आगे मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, 1000 वैसे का वैसे ही और ये राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पर वैसे के वैसे ही,
ग्राम्स भी आप इसको ऐसे उतारेंगे, ऊपर से रेशियो का जो सिंबल है इसको भी ऐसे उतारेंगे और 350 ग्राम्स को भी आप वैसे ही उतार लेंगे। अब फर्दर देखें तो ये वाला एक जीरो इस एक जीरो से कैंसिल हो सकता है, ये ऊपर नीचे जीरो इस तरह कैंसिल आउट आप कर सकते हैं। तो जब जीरो कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे 15 बचेगा और यहाँ पे 100 बचेगा, क्योंकि एक जीरो कैंसिल हो चुका है। अब ये 1000 नहीं रहा, अब 100 बन चुका और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो इसी को यहाँ पे लिखेंगे 15 बचा और 100 बचा ब्रैकेट्स और यहाँ पे ग्राम्स और यहाँ पे रेशियो का सिंबल और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 350 ग्राम एज इट इज। अब आप 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा आंसर 1500 और यहाँ पे ग्राम वैसे का वैसे, रेशियो का सिंबल वैसे का वैसे और यहाँ पे 350 ग्राम को भी आप एज इट इज उतार लेंगे। अब आप देखिए इस स्टेज पर आकर आपको ये 15 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1500 है, ये याद रखिएगा। तो अब आप देखिए इस स्टेप पे आके आपको पता चल रहा है कि आपके दोनों यूनिट सेम हो चुके हैं। तो आपने याद रखिएगा कि ये जो चीज़ हमने लिखी हुई है रेशियो फॉर्म में लिखी हुई है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो जो पहली क्वांटिटी होती है इसको सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है इस तरीके से, और जो दूसरी क्वांटिटी है उसको लाइन डालकर नीचे लिखा जाता है। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, जस्ट रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखी है कि आपको समझा पाऊं कि ऊपर वाली क्वांटिटी का भी यूनिट जी है यानी ग्राम, नीचे वाली क्वांटिटी का भी यूनिट ग्राम है। तो ये ग्राम इस ग्राम से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि सेम यूनिट होने की वजह से ऊपर नीचे वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आपने भी याद रखना है कि जब आप यूनिट सेम कर लेंगे उसके बाद अगले स्टेप में आपने यूनिट्स मेंशन नहीं करने, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। यानी आपके पास यहाँ पे जस्ट बचेगा 1500 और रेशियो का सिंबल और यहाँ पे जस्ट बचेगा 350। आपको एक ग्राम्स मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रेशियो के यूनिट्स नहीं होते, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। जब आप इस स्टेप पे आ जाएं कि अब आपके पास एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, रेशियो के सिंबल के बाद एक नंबर यहां पर लिखा हुआ है, इनको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें। तो आपने ऐसा नंबर ढूंढना होता है 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड करे। अब बेहतर तो ये होता है कि आप सबसे बड़ा नंबर ऐसा ढूंढे 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो आपके स्टेप्स कम हो जाएंगे और आंसर जल्दी आ जाएगा। अब सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है वो 50 है। तो अगर आप एक ही बारी में 50 से इस पहली वाली नंबर को भी और दूसरे वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभार स्टूडेंट्स को जाहिर बात है कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते, तो मुश्किल होती है इतना बड़ा नंबर ढूंढने में। तो इसका आसान तरीका ये है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल्स की मदद से आप अपने क्वेश्चन को आसान बना लेंगे और आंसर को बिल्कुल ठीक ले आएंगे। अब जैसे अगर आप 50 तक नहीं भी आपको मिल पा रहा नंबर, बहुत बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है और आपको वो नहीं मिल रहा, तो जो नंबर आपको मिल रहा है आप पहले उसको यूज कर लें। जैसे आप देखें ये जो पहला नंबर है इसका लास्ट डिजिट 0 है और जो दूसरा नंबर है इसका भी लास्ट डिजिट 0 है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए 10 के, कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है वो 0 आ जाए तो वो लाजमी किससे डिविजिबल होता है, 10 से होता है। यानी ये दोनों नंबर्स लाजमी 10 से डिविजिबल होंगे क्योंकि इनके लास्ट डिजिट 0 है। तो ये आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताते हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो अगर आपको मिल जाए कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, उससे डिवाइड कर दे दोनों साइड पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 1500 को 10 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 10 से डिवाइड होता है, रेशियो का सिंबल, और इस 350 को भी किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, देखिए ये 0 से कट गया, ऊपर बचा 150 और यहाँ पे रेशियो का सिंबल, और इधर भी 0 से कट गया तो यहाँ पे बचा 35। तो देखें अभी भी ये दोनों नंबर जो हैं किसी ना किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं। कैसे, क्योंकि अगर आप पहला नंबर देखें तो इसके लास्ट पे 0 है, तो आपको मैंने ऊपर बताया कि अगर किसी नंबर के लास्ट पे 0 वो 10 से डिवाइड होता है। और दूसरा डिविजिबिलिटी रूल भी आपको बता दूं 5 का, 5 से अगर चेक करना हो कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम लास्ट में देखते हैं कि उसके लास्ट के डिजिट्स क्या हैं, उसके लास्ट के डिजिट्स के मुताबिक ही फैसला करते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है या नहीं होता। तो अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो 5 से लाजमी डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये पहला वाला नंबर जो है 5 से डिविजिबल होता है, 10 से भी डिविजिबल होता है। लेकिन जो दूसरा नंबर है ये 35 है, इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो ये तो सिर्फ 5 से डिविजिबल होता है। यानी अगर कॉमन नंबर ढूंढूं जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं तो वो 5 ही है, क्योंकि 10 जो है वो 35 को डिवाइड नहीं करता, सिर्फ 150 को करता है, तो इसलिए मैं उससे यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकता। आपने उसी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाना होता है जो आपके पास सेम हो, एक तो पहली बात, और वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड के केस में, मल्टीप्लाई के केस में तो एलसीएम का रूल आएगा, वो भी आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो जब आपने डिवाइड करना होगा उसी नंबर से करवाइएगा जिससे
जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं और वो सेम होना चाहिए। तो बेसिकली 5 एक ऐसा नंबर है जो 35 को भी डिवाइड करता है और 150 को भी डिवाइड करता है डिविजिबिलिटी रूल्स के मुताबिक, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है, यानी ये 10 से भी डिवाइड होता है और ये 5 से भी डिवाइड होता है। मैंने दोनों के डिविजिबिलिटी रूल साथ लिख दिए हैं। इसका लास्ट डिजिट 5 है, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो वो लाजमी 5 से डिवाइड होता है, तो उसका भी डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे और ये जो 35 लिखा हुआ है इसको भी आप 5 से डिवाइड कर देंगे। अब आप जस्ट सॉल्व कर लें सिंपल सा, तो 5 1 टाइम्स 5 30 टाइम्स जो होता है आपके पास वो कितना होता है, वो होता है 150। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 30, आगे रेशियो का सिंबल, यहाँ पे 5 1 टाइम्स 5 7 टाइम्स 35 होता है, यहाँ पे आ गया 7। अब आपका यही फाइनल आंसर है, क्योंकि आप देखें 30 और 7 ऐसे नंबर हैं जो किसी एक नंबर पे 1 के अलावा डिवाइड नहीं होते। तो जब आप ऐसी स्टेज पर आ जाएं, ऐसे स्टेप पे पहुंच जाए जहां आपके पास ऐसे नंबर्स हों जिनको डिवाइड करने वाला नंबर 1 के अलावा मौजूद ना हो, तो फिर आपने कहना है यही आपकी लोएस्ट फॉर्म है, यही आपकी फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो ए पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया 30:7। तो याद रखें मैंने इसमें कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा किए हैं। अगर आपको वो नंबर मिल जाए जो सबसे बड़ा हो, जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, जो कि 50 है, तो आप ये वाला आंसर एक ही स्टेप में ले आते हैं। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन आती हैं थोड़ी सी डिवीजन करते वक्त, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि चीज़ों को ब्रेक करके जो है स्टेप बाय स्टेप यहां तक करूं। अदरवाइज आप इसको इकट्ठा ही 50 से डिवाइड करवा देते दोनों साइड्स पे, तो आपको डायरेक्ट ही आंसर 30:7 भी मिल सकता था। मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, अब बाकी चीज़ें आपके ऊपर हैं, आपको जिससे आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा पार्ट नंबर 1 खत्म हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो मैं पार्ट नंबर बी को ऊपर से नीचे नोट डाउन करता हूं। तो पार्ट नंबर बी में जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है और वो है 15 डिवाइडेड बाय 24। आगे रेशियो का सिंबल है, मैं रेशियो का सिंबल बनाऊंगा। और नेक्स्ट क्वांटिटी भी एक फ्रैक्शन है जो कि 9/7। अब आप देख सकते हैं इस पार्ट में जो दोनों क्वांटिटीज गिवन है उनका कोई भी यूनिट गिवन नहीं है। तो जब भी आपके पास क्वांटिटीज का कोई भी यूनिट गिवन नहीं होगा, इसका मतलब है आपको यहां पर यूनिट्स कन्वर्ट करने या सेम बनाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा इस बी पार्ट में भी है, सी पार्ट में भी है, ई और एफ पार्ट में भी है। डी पार्ट में ऐसा नहीं है, वहां पे आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना मुझे समझाना पड़ेगा। तो इसलिए बी, सी, ई और एफ पार्ट में आपको यूनिट्स सेम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट्स है ही नहीं, पहली बात। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको फ्रैक्शंस नजर आए तो आप उनको कैसे सिंप्लीफाई किया करेंगे, उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया करेंगे। तो आपने याद रखना है जब भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शंस दिखाई दे, जैसे यहां पर एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 15/24 और रेशियो सिंबल के दूसरी तरफ भी एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 9/7, तो आपने इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का जो नीचे लिखे हुए होते हैं एलसीएम फाइंड आउट करना है और उस एलसीएम की मदद से ही आप इन रेशियोज को फर्दर सिंप्लीफाई या आप कह लें सॉल्व कर पाएंगे। तो इस 15/24 में डिनोमिनेटर जो है वो 24 है और 9/7 में डिनोमिनेटर 7 है। तो आपने 7 और 24 का एलसीएम लेना है। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 7 का और 24 का। अब आपको एलसीएम लेना आता होगा, तो एलसीएम में देखना होता है वो कौन सा प्राइम नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर इन दोनों को डिवाइड करने वाला कॉमन प्राइम नंबर ना मिले तो जिस एक को कर रहा होता है उससे स्टार्ट कर लेते हैं और कोशिश करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करें। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 7 को तो डिवाइड नहीं करता लेकिन 24 को करता है। तो आप 2 से स्टार्ट कर लें। आप लिखें 2 12 टाइम्स कितना होता है 24। 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसको वैसे उतारते जाएंगे तो 7 नीचे आ जाएगा। अभी भी 12 जो है 2 पर डिवाइड होता है, तो आप लिखेंगे 2 बेसिकली 6 टाइम्स 12 और यहाँ पे 7 वैसे ही आ जाएगा। 6 अभी भी 2 पर डिवाइड होता है, 2 3 टाइम्स 6, ये 7 वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें जो है ना 3 जो है 2 पर डिवाइड नहीं होता, 3 को डिवाइड करने वाला 2 से अगला प्राइम नंबर 3 मौजूद है, तो 3 को पहले करेंगे। तो हम लिखेंगे 3 1 टाइम्स 3 और 7 वैसे ही आ जाएगा। अब देखें अब कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं बची। अब जस्ट यहाँ पे 7 बचा और 7 प्राइम नंबर है, 7 पे डिवाइड होता है, तो आप लिखेंगे 7 1 टाइम्स 7 और ये वाला 1 वैसे उतार लेंगे। जब नीचे आपके पास 1 1 आ जाए तो आपने इन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है, यही आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 दफा 2 लिखा हुआ है ऊपर, तो आप यहाँ पे 3 दफा इस तरह 2 लिख लेंगे और एक दफा 3 और एक दफा 7 लिखा हुआ है, तो एक दफा 3 और एक दफा 7 लिख लेंगे। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, यानी इन 3 2 को मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है। और यहाँ पे 3 7 टाइम्स कितना होता है 21, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 21 हो जाएगा। मैंने 3 7 को मल्टीप्लाई किया 21, इन तीनों 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 8। यानी अब आपने जस्ट 8 और 21 को मल्टीप्लाई करना है, वो बड़ा आसान है। 8 को 21 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 160
8। तो ये आपका कहलाता है एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब आपको एलसीएम मिल जाएगा इससे फायदा क्या हुआ करेगा, तो जब भी आपके पास फ्रैक्शंस आ रही हों इन रेशियो वाले क्वेश्चंस में और आप एलसीएम निकाल लें, तो जो नंबर आपने एलसीएम में निकाला होगा आपने उसी नंबर से हर फ्रैक्शन को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना है। यानी आपने इस 168 को मल्टीप्लाई करना है इस पहली वाली फ्रैक्शन से भी इस तरीके से, यानी आप लिखेंगे 168 मल्टीप्लाई बाय 15/24, बीच में रेशियो का सिंबल आएगा और इसी 168 को आपने दूसरी फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करना है जो कि लिखी हुई है 9/7। तो आप लिखेंगे 168 मल्टीप्लाई बाय 9/7। तो याद रखिएगा फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन में एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा उसको हर फ्रैक्शन से अलग अलग इस तरह मल्टीप्लाई करवा के लिख देना है। अब मैं यहां पर ये वर्किंग जो है रिमूव कर देता हूं क्योंकि मुझे कुछ और रफ वर्क भी यहां पर करना पड़ेगा ताकि आपको दिखाने में अंडरस्टैंड करवाने में आसानी रहे। तो मैं यहां से ये रिमूव कर देता हूं। तो अब आपने देखना है कि यहां पे कैंसिलेशन होती है या नहीं होती। तो अगर आप नोटिस करें 24 और 168 कैंसिल आउट होते हैं। उसकी रीजन क्या है कि अगर आप 168 को 24 पे डिवाइड करके देखें तो आपको तब भी पता चल जाएगा 7 आता है, और आप इस तरह मैन्युअली करके देखें कि 24 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 4 टाइम्स कितना होता है 28, यहां पर 2 ऊपर चला जाएगा, 7 2 टाइम्स 14, 14 प्लस 2 16 यानी 168 होता है। तो आप कह सकते हैं कि 24 1 टाइम्स 24 होता है और 24 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 168 होता है। यानी यहां पे 7 बच गया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन बचा और ऊपर 15 बचा, यानी आप यहां पे लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 15। इस नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब यहां पर आपने 168 और 7 में देखना है कैंसिलेशन होती है या नहीं होती, तो बिल्कुल होती है। मैंने आपको अभी यहां पर जो करके बताई मैनुअल मल्टीप्लिकेशन, आप इस तरह भी चीजों को चेकआउट कर सकते हैं और आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। मैं आपको डिवाइड करके भी बता देता हूं। जैसे 168 ऊपर लिखा हुआ 7 नीचे, तो बेसिकली 168 7 पर डिवाइड ही हो रहा है। तो अगर आप यहां पे लिख ले 168 और इसको 7 पे डिवाइड कर लें तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो 7 2 टाइम्स कितना होता है 14, 16 के नीचे 14 आएगा, माइनस करें 16 माइनस 14 2 होता है, यहां पे आ जाएगा आपके पास 8 और 8 को नीचे उतार लेंगे तो 7 4 टाइम्स होता है 28, तो 28 माइनस 28 0 हो गया, यानी इसका आंसर आ गया 24। तो इससे पता चला 7 को 24 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आता है 168। ये चीज ऊपर भी मेंशन्ड है, मैंने आपको अलग से भी डिवीजन से करके भी दिखा दी है। तो इसका मतलब 7 1 टाइम्स 7 होगा, 7 24 टाइम्स 168 होगा। तो यहां पे आपके पास आ गया 24 और मल्टीप्लाई का साइन और यहां पर आ गया 9। अब जस्ट मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है। 7 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 105, यहां पे रेशियो का सिंबल, और जब आप 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 216। यहां तक आपने इसको कर लिया। अब आपने देखना है कि वही वाली बात जो पिछले आपको पार्ट में बताई थी कि वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है और 1 के अलावा होना चाहिए और इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स काम आएंगे, उन्हीं की मदद से आप ये चीज पता लगा पाएंगे। अगर आप देखिए 105 के मैं डिजिट्स को लिख लूं 105, इसके आप सारे डिजिट्स को ऐड करें तो 1 प्लस 0 प्लस 5 कितना होता है 1 प्लस 0 0, सॉरी 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 5 6, यानी 1 प्लस 0 प्लस 5 कितना होता है 6। तो अगर आपके पास किसी नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करके ऐसा नंबर आए जो 3 के टेबल पर आता हो, जिस तरह 6 आता है ये 3 के टेबल पर आता है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 3 पर डिवाइड होगा। अब इसी तरीके से 216 को भी अगर हम चेक करें तो 216 में के सारे डिजिट्स को ऐड करें तो 2 प्लस 1 प्लस 6, तो 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 6 कितना होता है 9। तो आप देखिए यहाँ पे आता है 9, तो 9 भी एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल पर आता है, 3 से डिवाइड होता है। तो अगर आपके पास सारे डिजिट्स को ऐड करके ऐसा नंबर आया जो 3 पर डिवाइड होता हो तो इसका मतलब है जिन डिजिट्स को ऐड करके आया था यानी जो वो नंबर था पूरा का पूरा वो भी 3 पर डिवाइड होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स हमें बता रहे हैं कि ये दोनों नंबर्स 3 पर डिवाइड होते हैं। तो जब मैंने आपको कहा था आपको ऐसा नंबर मिल जाए सेम जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, आपने उसी नंबर से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देना होता है। तो आप 105 को भी किस पर डिवाइड कर देंगे 3 पर, और यहाँ पे जो ये 216 लिखा हुआ है इसको भी किस पे डिवाइड कर देंगे 3 पर। अब डिवीजन आपको आती है, मैं नीचे आपको ये डिवीजन करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स से सबसे पहले हम 105 को 3 पर डिवाइड करते हैं, तो मैं लिखूंगा 105 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 टाइम्स कितना होता है 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 5 को नीचे उतार लेंगे, और 3 5 टाइम्स कितना होता है 15, तो 15 माइनस 15 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 35। इसका मतलब 3 1 टाइम्स 335 टाइम्स 105 होता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 35। आगे रेशियो का सिंबल वैसे का वैसे ही। अब 216 को 3 पे डिवाइड करना है, ये भी मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। 216 को 3 पे डिवाइड करना है, तो आप देखें यहाँ पर 3 7 टाइम्स कितना होता है 21, 21 माइनस 21 0 होता है, 6 को नीचे उतारना पड़ेगा, और 3 2 टाइम्स कितना होता है आपके पास 6,
और अगेन 6 - 6 0, तो इसका मतलब 72 आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 72। अब आपके पास दो नंबर आ गए, एक है 35 और एक है 72। अब आपने देखना है कि क्या अगेन इन दोनों नंबर्स को भी डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई नंबर अवेलेबल है। अगर है तो उसी से दोबारा दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। याद रखिएगा हमेशा दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो अगर अब आप देखें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो, यानी वो सेम होना चाहिए, 1 के अलावा होना चाहिए और इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए, तो ऐसा कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा यही आंसर फाइनल आंसर है। तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, बी पार्ट का, और वो कितना आ गया 35:72। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये बी पार्ट भी समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी मेरे पास लिखा हुआ है 0.45, आगे रेशियो का सिंबल है और उसके आगे लिखा हुआ है 0.85। अब देख सकते हैं आप इन दोनों नंबर्स के अंदर कोई यूनिट्स मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है आपको यूनिट्स कन्वर्ट करने या सेम बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ पर डेसिमल वाले नंबर्स हैं, यानी आपके नंबर्स में डेसिमल्स इन्वॉल्व हैं। तो हम यहाँ पर डेसिमल को सबसे पहले हटाएंगे और मैं आपको बता चुका हूँ डेसिमल को हटाने का तरीका क्या होता है कि आप डेसिमल के जो आगे डिजिट्स लिखे होते हैं इनको काउंट करेंगे। अगर डेसिमल के आगे एक डिजिट लिखा होता तो नीचे 10 लगा देंगे ऊपर से डेसिमल हटा के, और अगर 2 होंगे तो डेसिमल हटा के नीचे 100 लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं तो आप यहाँ पे 4 और 5 लिखेंगे, यानी डेसिमल रिमूव कर देंगे। इस वाले 0 को तो लेफ्ट साइड पे लिखने की जरूरत नहीं होती और नीचे क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे रेशियो का सिंबल, इधर भी डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट्स है तो आप डेसिमल को हटाएंगे, यानी ये 85 बन जाएगा और नीचे आप क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। अब पिछले पार्ट के मुताबिक मैंने आपको बताया था जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन में आपके पास फ्रैक्शन आ जाए, जिस तरह देखें यहाँ पे भी फ्रैक्शन लिखी हुई है 45/100, इसका डिनोमिनेटर 100 है, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 85/100। तो ऐसे केस के अंदर आपने उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम भी सेम हो, एलसीएम भी सेम होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एलसीएम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या होगा सेम, यानी 100। तो फायदा ये होता है कि जब आप एलसीएम निकाल लेते हैं तो फ्रैक्शन जब आपके पास मौजूद हो रेशियो वाले क्वेश्चन में, तो आपने इसी एलसीएम से दोनों तरफ फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देना होता है, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस पहली वाली फ्रैक्शंस के साथ भी इस तरीके से, और इसी 100 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस दूसरी वाली फ्रैक्शन से भी जो कि है 85/100। देखिए मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे ये 100 इस 100 से क्या हो जाएगा कैंसर, यहाँ पे बचेगा 45 रेशियो का सिंबल, यहाँ पे भी 100 से क्या हो गया कैंसर, और यहाँ पे बचेगा आपके पास जस्ट 85। तो अब आप देखें ये 45 और 85 के दोनों के एंड पे 5 और 5 डिजिट मौजूद है। तो जब किसी नंबर के एंड पे 5 आ रहा हो तो वो लाजमी 5 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब है आपको इन दोनों नंबर्स को फर्दर सॉल्व करने के लिए 5 पे डिवाइड करवा देना चाहिए। तो आप जिस नंबर से यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे उसी नंबर से आपको यहाँ पर भी करवाना है, ये आपने याद रखना है। और बड़ा आसान है, 5 1 टाइम्स 5 होता है और 5 9 टाइम्स 45 होता है। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा 9, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 85 और नीचे लिखा हुआ है 5, तो 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 17 टाइम्स 85 होता है, तो यहाँ पे बच गया 17। अब आप देखिए 9 और 17 को डिवाइड करने वाला कोई सेम नंबर मौजूद नहीं है, इसका मतलब यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर कोई सेम नंबर इन दोनों को डिवाइड करने वाला मौजूद होता हम उससे भी डिवाइड करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते। तो यही इसकी फाइनल फॉर्म है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट नंबर सी फिनिश हुआ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो मैं पार्ट नंबर डी यहाँ पे लिखता हूँ। तो पार्ट नंबर डी में लिखा हुआ है सबसे पहली क्वांटिटी हमारे पास गिवन है 580 ml, ml स्टैंड्स फॉर मिलीलीटर, आगे रेशियो का सिंबल, आगे लिखा हुआ है 1.12, सिंपल एल का मतलब है लीटर, यानी 1.12 लीटर, आगे फिर रेशियो का सिंबल और यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है 104 ml और ml का मतलब है मिलीलीटर। अब देखिए यहाँ पर 3 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं और अगेन मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप रेशियो को सिंप्लीफाई करने जा रहे हो आपने देख लेना है कि जो क्वांटिटीज आपको गिवन है उनके यूनिट सेम होने चाहिए। तो पहली क्वांटिटी मिलीलीटर में गिवन है, आखिरी वाली क्वांटिटी भी मिलीलीटर में गिवन है, जस्ट बीच वाली क्वांटिटी लीटर में गिवन है। तो सबसे आसान काम यह है कि आप इस बीच वाली क्वांटिटी को लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लें, ताकि जब सब क्वांटिटीज मिलीलीटर में हो जाएंगी तो फिर आपको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना आसान होगा रेशियो की डेफिनेशन के मुताबिक। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने इस बीच वाली क्वांटिटी को लीटर से किस में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको बेसिक यूनिट्स पता होने चाहिए कन्वर्जन के कि 1 लीटर के अंदर यानी 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, यानी 1 लीटर
1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, इक्वल होता है। और इसको यूँ भी आप समझ सकते हैं कि जब भी आपने किसी चीज़ को लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। तो हमने भी यही करना है कि अगर 1 लीटर में 1000 या 1000 आप कह लें मिलीलीटर होते हैं तो 1.12 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, जस्ट इस वैल्यू को आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहली वाली क्वांटिटी को वैसे ही लिखेंगे जो कि है 580 मिलीलीटर। आगे रेशियो का सिंबल भी वैसे लिखेंगे क्योंकि इसको लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है और 1 लीटर में 1000 यानी 1000 मिलीलीटर होते हैं, जिसका मतलब है कि लीटर से मिलीलीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने भी इधर 1.12 को 1000 से मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगाई हैं ताकि यूनिट सेपरेट रहें और नंबर्स सेपरेट रहें। और जब आप यहाँ पे लिख देंगे ना कि आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 1000 से, अब आपने लीटर यहाँ पर यूज़ नहीं करना, अभी बेसिकली एक तरह का कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने इसके आगे लिखना है मिलीलीटर। तो आपने बेसिकली इसको लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया है। और जो अगली क्वांटिटी है वो तो वैसे की वैसे नोट डाउन करेंगे जो कि है 104 ml यानी मिलीलीटर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 580, यहाँ पे मिलीलीटर वैसे का वैसे ही, रेशियो का सिंबल वैसे का वैसे ही। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका पुराना ही है। आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं डेसिमल आ रहा है, डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा। और डेसिमल को रिमूव करने का तरीका ये होता है कि उसके आगे जो डिजिट्स लिखे होते हैं उनको काउंट करें। अगर 1 डिजिट है तो डेसिमल रिमूव करके नीचे 10 लिख दें, 2 हैं तो डेसिमल रिमूव करके नीचे 100 लिख दें। क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो आप ऊपर लिखेंगे 112 और डेसिमल रिमूव करने के बाद नीचे आप लिख देंगे 100। और यहाँ पे 1000 वैसे का वैसे ही, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहाँ पे मिलीलीटर वैसे लिखें, ये रेशियो वैसे, और 104 मिलीलीटर वैसे का वैसे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों जीरोस इधर 1000 वाले 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जस्ट बचेगा 580 मिलीलीटर, रेशियो का सिंबल। अब देखिए नीचे 1 बचा हुआ है क्योंकि जीरोस तो कट चुके हैं, नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर बचा हुआ 10, और आपने बेसिकली क्या करना है 112 को अब 10 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि ऊपर 2 ही चीज़ें बची हैं, एक 112 और मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपको पता है अगर हम 112 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1120। तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगा 1120। राउंड ब्रैकेट सब लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने अंदर चीज़ें सारी सॉल्व कर ली हैं। और आगे आपके पास मिलीलीटर वैसे का वैसे, यहाँ पे रेशियो का सिंबल, और 104 ml वैसे का वैसे ही। तो अब आप देखें आपकी जो है रेशियो में सारे क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम हो चुके हैं। तो जब यूनिट सेम हो जाएं तो अब आपने अगला स्टेप करना है। और अगला स्टेप क्या करना है कि आपने देखना है कि इन तीनों को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर कौन सा। याद रखिएगा कॉमन होना चाहिए, यानी वो एक ही नंबर ऐसा होना चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। अब देखिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन तीनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है। इसके लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और तो आपके जो टेबल्स हैं डिवीजन पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए, वही आपको हेल्प करेंगे। अगर आप नोटिस करें ये जो पहला नंबर लिखा हुआ है 580, इसके लास्ट 2 डिजिट्स 80 हैं, यानी 80 हैं, 80 हैं। तो आपको ये रूल याद होगा कि अगर किसी भी नंबर के आखिरी 2 डिजिट्स 4 पर डिवाइड होते हो तो वो पूरा नंबर भी 4 पर डिवाइड होता है। तो आप देखिए इसके आखिरी 2 डिजिट्स 80 हैं और 84 के टेबल पे आता है, 420 टाइम्स 80 होता है। इसका मतलब 580 भी 4 पर डिवाइड होगा। इधर आप नोटिस करें इस नंबर के आखिरी 2 डिजिट्स 20 हैं, 20 यानी 20, तो 20 भी 4 के टेबल पे आता है। तो अगर 20 4 के टेबल पे आता है तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये पूरा नंबर भी 4 पर डिवाइड होता है, यानी ये भी होता है। अब जस्ट ये रह गया, इसके भी अगर आप आखिरी 2 डिजिट्स देख लें 0 और 4 है, 0 4 का मतलब है जस्ट 4 कह लें, तो ये भी एक तरह का 4 पर डिवाइड हो जाएगा। आपको कोई ना भी पता चल रहा हो तो आप उसको डिवाइड करके मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स के मुताबिक आपको इन तीनों नंबर्स को 4 पे डिवाइड करके देखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मैं 580 को 4 पे डिवाइड करूंगा। और यहाँ पे एक चेंज और लेके आना है, जब आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे होंगे अब आपने इनके यूनिट्स नहीं लिखने, क्योंकि यूनिट्स ऊपर नीचे आ रहे होते हैं। मैं ये पार्ट में बता चुका हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। और रेशियो कहते ही उसको है जो कि यूनिटलेस होती है, इसमें यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर नीचे यूनिट्स जो लिखे होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसलिए अब आपने यूनिट्स नहीं लगाने, ये याद रखिएगा। तो आगे रेशियो का सिंबल, इधर भी आपने 1120 को किससे डिवाइड कर देना है, 4 से। इधर भी रेशियो का सिंबल, और इधर आपने 104 को किससे डिवाइड कर देना है, 4 से। याद रखिएगा जिस नंबर से इधर डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे उसी से बाकी सबको भी करेंगे। अब आपने जस्ट 580 को 4 पे डिवाइड करना है, आपको डिवीजन आती है। मैं यहाँ पे आपको डिवीजन करके भी दिखा देता हूँ कि अगर आप 580 को 4 पे डिवाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 580 को इनसाइड लिखना है, 4 को आउटसाइड लिखना है, जैसे मैंने लिख लिया। अब आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टेप बाय स्टेप करूँ एक एक डिजिट के लिहाज से, 4 1 टाइम्स 4, तो 5 - 4 कितना होता है 1, और यहाँ पे आपको 18 नीचे यानी 8 नीचे उतारना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे 18 बन जाएगा। अब 4 4 टाइम्स 16, और 18 - 16 कितना होता है 2, इस 0 को नीचे उतारना पड़ेगा। और 4 5 टाइम्स कितना होता है
20, तो यहाँ पे आ गया 20, 20 माइनस 20 0, तो देखिए आंसर आ गया 145, यानी 4 145 टाइम्स 580 होता है, तो आप कह सकते हैं 4 1 टाइम्स 4 145 टाइम्स, तो पहला आपके पास आंसर आ गया 145, इसका मतलब ये वाकई में 4 से डिवाइड होता है। अब इधर आपने 1120 को बेसिकली 4 पर डिवाइड करना है, मैं ये भी आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 1120 को आपने इस तरह इनसाइड रखना है और 4 को बाहर रखना है, और आपको भी डिवीजन आती है, यहाँ पे मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो पहले मैं यहाँ पे 11 को यूज़ कर लेता हूँ, तो 4 2 टाइम्स कितना होता है 8, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आता है, नेक्स्ट 2 को आप उतार लें, यहाँ पे हो गया 32, और 4 8 टाइम्स कितना होता है वो होता है 32, तो यहाँ पे 32 आ गया, 32 माइनस 32 कितना आ गया 0। तो जब ऐसा सिनेरियो बन जाए कि यहाँ पे 0 बच जाए और यहाँ पे एक 0 लिखा हो, तो ये जो 0 होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है तो ये ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब है 4 को 280 से मल्टीप्लाई करने से 1120 आता है। और आप इसको यूँ भी कर सकते थे कि 4 0 टाइम्स कर लेते, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाता, 0 माइनस 0 आ जाता, तब भी बात यही बनती, डिवीजन इस तरह भी हो जाती है। तो इसका मतलब है 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 280 टाइम्स 1120 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 280, यहाँ पे अब रेशियो का सिंबल। अब यहाँ पर आपने 104 को भी 4 पर डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। 104 इसको 4 पर डिवाइड करते हैं, तो 4 2 टाइम्स कितना होता है 8, 10 माइनस 8 होता है 2, नीचे आ जाएगा 4, और 4 6 टाइम्स कितना होता है 24, 24 माइनस 24 0, यानी आंसर आ गया 26। तो 4 1 टाइम्स 4 26 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया 26। तो अब आप देखें आपके पास ये 3 नंबर आ गए हैं, आपने अगेन चेक करना है कि क्या अभी भी इन 3 नंबर्स को डिवाइड करने वाला कोई और नंबर मौजूद तो नहीं 1 के अलावा, अगर है तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप नोटिस करें ये आखिरी 2 नंबर्स 2 पर डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये वाला नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होगा, ये 5 पे डिवाइड होगा। अब ये 5 पे हो जाएगा, ये 280 भी 5 पे हो जाएगा, लेकिन फिर 26 5 पे डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कोई सेम नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, तो इसका मतलब है यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया 145 रेशियो 280 रेशियो 26। तो मैंने आपको तमाम कैलकुलेशंस करके दिखाई हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो डी पार्ट में आपको आंसर मिल गया 145 रेशियो 280 रेशियो 26, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। तो मैं पार्ट नंबर ई नीचे नोट डाउन कर लेता हूं। तो पार्ट नंबर ई में सबसे पहले क्वांटिटी जो गिवन है वो एक फ्रैक्शन है जो कि है 2/3। उसके बाद रेशियो का सिंबल है, हम भी रेशियो का सिंबल बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी भी एक फ्रैक्शन है जो कि है 3/2। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी भी रेशियो सिंबल के बाद एक फ्रैक्शन है जो कि है 5/8। तो मैं आपको बी पार्ट में समझा चुका हूं कि जब भी आपके पास रेशियो के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आए जहां पे फ्रैक्शंस गिवन हो, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपने उन फ्रैक्शन फॉर्म का जो है डिनोमिनेटर होता है उनका एलसीएम ले लेना होता है। यानी जो फ्रैक्शन फॉर्म गिवन होगी उस फ्रैक्शन फॉर्म में से आपने डिनोमिनेटर ढूंढना है और उस डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम सबसे पहले फाइंड आउट करना है। उसी की मदद से आपके इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो पाएंगे, सिंप्लीफाई हो पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है। पहली फ्रैक्शन है 2/3, अगली 3/2 और उससे नेक्स्ट 5/8। इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर देखे जाएं तो पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है, अगली का 2 है जो नीचे लिखा हुआ है, और तीसरी फ्रैक्शन का 5 के नीचे जो लिखा हुआ है 8 है। यानी 3 डिनोमिनेटर्स हैं 3, 2 और 8। तो आपने 3, 2 और 8 का क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम, और एलसीएम अब आपको निकालना आता है। आपने ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। अगर इन तीनों को डिवाइड करने वाला ना हो तो किसी 2 को डिवाइड करने वाला हो, दोनों को ना हो तो किसी एक को हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 और 8 को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर 2 मौजूद है। तो हम 2 से ही पहले स्टार्ट करेंगे। तो 2 1 टाइम्स कितना होता है 2, 2 4 टाइम्स कितना होता है 8, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो इसको वैसे का वैसे नोट डाउन कर लेंगे। अब आप देखें अभी भी 4 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 मौजूद है। तो पहले 2 को ही मैनेज कर लेंगे, यानी इस 4 को ही पहले सॉर्ट आउट करेंगे। तो 2 2 टाइम्स 4 होता है। यहाँ पे अगेन 1 को वैसे उतारेंगे, 3 को वैसे उतारेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 1 तो वैसे ही हम उतारते रहेंगे। तो अब आप देखें अभी भी एक 2 बचा हुआ है। तो इस 2 को डिवाइड करने वाला अगेन एक 2 ही है। तो 2 1 टाइम्स 2, अब ये 1 वैसे, और यहाँ पे 3 बच गया। अब जस्ट 3 बच गया तो अब 3 को सॉल्व करेंगे। तो 3 3 पर ही डिवाइड होता है, तो 3 1 टाइम्स 3, और ये दोनों 1 वैसे उतार लेंगे। तो जब नीचे आपके पास यहाँ पर 1 1 बच जाए, इसका मतलब है जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एलसीएम कहलाएंगे। तो 3 दफ़ा 2 लिखा हुआ है, 1 दफ़ा 3, इसको आप लिखेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। अब आप यहाँ पे एलसीएम निकाल लें, बड़ा आसान है। 2 2 टाइम्स कितना होता है 4, आंसर आया 4, 4 को अगले नंबर से करें। 4 2 टाइम्स कितना होता है 8, आंसर आया 8, 8 को अगले नंबर से करें। तो 8 3 टाइम्स कितना होता है 24। यानी आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 24 आता है, और यही 24 आपका क्या कहलाएगा
एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो आपका एलसीएम आया करेगा इन फ्रैक्शन फॉर्म के केस में, रेशियो के क्वेश्चंस के अंदर, आपने उसी नंबर से, उसी एलसीएम से हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस फ्रैक्शन को, पहली वाली को यानी 2/3 को, यानी 24 को पहली फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो का सिंबल डालेंगे, इसी 24 को अगली फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3/2 से, और रेशियो का सिंबल डालेंगे, और इसी एलसीएम यानी इसी 24 को लास्ट वाली फ्रैक्शन 5/8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रखिएगा, फ्रैक्शन फॉर्म वाले क्वेश्चंस में ऐसा ही करना है, डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम निकालना है और जो नंबर आपको मिलेगा एलसीएम में उसको हर फ्रैक्शन से सेपरेटली इस तरह मल्टीप्लाई करवा देना है। अब चीज़ों को सॉल्व करना आसान है। 3 1 टाइम्स क्या होता है 3, और 3 8 टाइम्स कितना होता है 24। तो ऊपर बच गया 8 और यहाँ पे बच गया 2 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, यानी 8 × 2 बचा ऊपर। अब यहाँ पे देखें 2 1 टाइम्स क्या होता है 2, 2 12 टाइम्स कितना होता है 24। तो ऊपर बच गया 12 मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे बच गया 3, यानी आप लिख देंगे 12 × 3। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आप देखें 8 1 टाइम्स क्या होता है 8, और 8 3 टाइम्स कितना होता है 24। तो ऊपर बच गया 3 मल्टीप्लाई का साइन और साथ 5 बचा, तो 3 टाइम्स 5, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 8 2 टाइम्स होता है 16, और 12 3 टाइम्स होता है 36, और 3 5 टाइम्स होता है 15। अब आपने देखना होता है कि क्या कोई ऐसा नंबर मौजूद है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता हो 1 के अलावा। तो आप नोटिस करेंगे ऐसा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता हो 1 के अलावा। सेम होना चाहिए, और सेम नंबर कोई भी मौजूद नहीं है जो 16 को भी डिवाइड करे, 36 को भी करे और 15 को भी करे। कुछ नंबर ऐसे हैं जो इन दो को करेंगे तो 15 को नहीं करेंगे, कुछ इन दो को करेंगे तो उसको नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इन तीनों को करें। तो अगर ऐसा ना नंबर मिल रहा हो तो इसका मतलब है यही फॉर्म आपकी लोएस्ट फॉर्म है, यही फॉर्म आपकी फाइनल फॉर्म है आंसर की। तो आपके ई पार्ट का आंसर आ गया 16:36:15, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं लास्ट पार्ट को। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास 3 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं और सब में डेसिमल्स आ रहे हैं। तो पहली क्वांटिटी जो है हमारे पास एफ पार्ट के अंदर वो है 0.33, उसके बाद रेशियो का सिंबल। नेक्स्ट क्वांटिटी है 0.63, फिर रेशियो का सिंबल, और उसके बाद लास्ट क्वांटिटी है 1.8। तो मैं आपको ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, इस तरह का हमने सी पार्ट किया है कि जब भी आपके पास ऐसी क्वांटिटीज आए जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व होगा तो आपने उस डेसिमल को खत्म करना है, उस डेसिमल को रिमूव करना है। और डेसिमल को रिमूव किस तरह करते हैं, हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स काउंट करते हैं और वो जितने होते हैं उन्हीं के लिहाज से नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू लिखते हैं। अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट हो तो डेसिमल हटा के नीचे 10 लिखते हैं, 2 डिजिट्स हो तो 100 लिखते हैं। इसी तरीके से चीज़ें आगे चलती रहती हैं। तो हमने यहाँ पे डेसिमल रिमूव करने, क्योंकि यूनिट्स का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई भी यूनिट्स गिवन ही नहीं है, तो सेम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब डेसिमल हटाएंगे उसके आगे 3 लिखा हुआ है तो जस्ट 33 आएगा। स्टार्ट वाला तो 0 लिखते नहीं होते, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा 100, इस तरीके से। आगे रेशियो का सिंबल, इधर भी ऐसे ही है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ऊपर 63 बचेगा और नीचे क्या आएगा 2 डिजिट्स की वजह से 100। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे डेसिमल के बाद जस्ट 1 डिजिट है, 8 है। तो जब आप यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो ये बन जाएगा 18, और 1 डिजिट होने की वजह से नीचे क्या आएगा आपके पास 10। अब आप नोटिस करें ये क्वेश्चन बिल्कुल ई पार्ट की तरह, या आप कह लें बी पार्ट की तरह बन गया। यानी एक ऐसा क्वेश्चन बन गया जिसमें आपके पास फ्रैक्शंस आ रही हैं और रेशियो के सिंबल्स भी इन्वॉल्व हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे रेशियो के सिंबल्स आ रहे हो, रेशियो हो इन्वॉल्व हो, और उसके अंदर आपको फ्रैक्शंस भी नजर आए और आपने उसको सिंप्लीफाई करना हो, तो आपने क्या करना होगा, आपने उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। तो आप देखिए इधर क्या लिखा हुआ है 100, इधर क्या लिखा हुआ है 100, और इधर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 10। यानी इन तीनों फ्रैक्शंस के अगर डिनोमिनेटर देखे जाएं तो पहली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 100 है, दूसरे का भी 100 है, और तीसरे का आपके पास क्या है 10। तो आपने इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10, 100 और 100। ये मैंने, आप देख लें सारे डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे लिख लिया और मैं इनका क्या निकालूंगा एलसीएम। अब आपने एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करता है और वो मौजूद है, वो है 2। 2 5 टाइम्स कितना होता है 10, ठीक है। और अब आपको देखेंगे तो 2 50 टाइम्स कितना होता है 100, और अगेन ये भी 100 है तो 250 टाइम्स कितना होता है 100। अब देखें 5 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है। तो अब देखें 2 के बाद अभी भी आप नोटिस करें 50 जो है, दोनों 50 ये 2 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले कोशिश यही करनी होती है कि छोटे से छोटा प्राइम नंबर यहाँ पर यूज़ करें। तो 5 को तो 5 ही डिवाइड करेगा, लेकिन 50 को जो है 2 डिवाइड कर सकता है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 25 टाइम्स कितना होता है 50, यहाँ पे भी 2 25 टाइम्स कितना होता है 50, और ये 5 तो 2 के टेबल पे नहीं आता, तो वैसे का वैसे ही। अब आप नोटिस करें, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं बची। अब ये तीनों के तीनों नंबर्स ही एक ही प्राइम नंबर यानी 5 पर डिवाइड होते हैं, तो आपको 5 से ही करना है। तो आप लिखेंगे 5 1 टाइम्स 5,
5 5 टाइम्स 25, 5 5 टाइम्स 25। इस 1 को वैसे उतारेंगे, ये 2 5 बच गए, ये भी 5 पे डिवाइड होंगे, 5 1 टाइम्स 5 और 5 1 टाइम्स 5। जब नीचे 1 1 आ जाए, अब आपने इन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, यही आपका एलसीएम होगा। तो 2 दफ़ा 2 है और 2 दफ़ा 5 है, इस तरीके से मैं लिख दूंगा। अब आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 2 को 2 से करें तो कितना आता है 4, यहाँ पे 5 को 5 से करें तो कितना आता है 25। तो मैंने पहले इन दोनों 5 को किया ताकि 25 मिल जाए, इन दो 2 को किया ताकि 4 मिल जाए। अब जस्ट 25 और 4 रह गया। अब आप अगर जानते हैं कि 25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 100। इसका मतलब आपका जो एलसीएम आ गया यहाँ पर वो आ गया 100। और मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चंस में जब आप एलसीएम निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास 100 आया है, आपने इसी एलसीएम से हर फ्रैक्शन को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पहली वाली फ्रैक्शन को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है। इस दूसरी वाली फ्रैक्शन को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है। और इस तीसरी वाली फ्रैक्शन को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये 100 इस 100 से कैंसर, यहाँ पे बचेगा जस्ट 33। यहाँ पर भी ये 100 इस 100 से कैंसर, यहाँ पे बचेगा 63। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 1 टाइम्स 10 होता है, 10 10 टाइम्स 100 होता है। तो यहाँ पे बच गया ऊपर 10 मल्टीप्लाई का साइन और साथ बच गया 18। अब आप इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें तो ये तो 33 वैसे का वैसे ही आएगा, रेशियो का सिंबल 63 वैसे का वैसे ही आएगा, और 10 को 18 से करें तो कितना आता है 180। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 क्वांटिटीज बन गई, 33, 63 और 180। तो इस तरीके से एलसीएम आपको हेल्प करता है इन रेशियोज को फर्दर सिंप्लीफाई करने में। तो अब आप देखें फ्रैक्शन फॉर्म से हम कितनी आसान फॉर्म में आ चुके हैं। अब यहाँ पे जस्ट बगैर फ्रैक्शन फॉर्म के ये तीनों डिफरेंट क्वांटिटीज मेंशन्ड है। अब आपने देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर तो नहीं है 1 के अलावा जो इन तीनों क्वांटिटीज को डिवाइड कर। तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आने चाहिए। अगर आप इन दोनों डिजिट्स को ऐड करें तो 3 + 3 कितना होता है 6। तो 6 3 के टेबल पे आता है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स के मुताबिक अगर किसी नंबर्स के डिजिट्स को ऐड करें और ऐसा नंबर आए जो 3 के टेबल पर आता हो तो वो पूरा नंबर भी 3 पर डिवाइड होता है, यानी ये भी 3 पर डिवाइड होता है। 63 को देखें, 6 के और 3 को, ये दोनों डिजिट्स को ऐड करें तो 6 + 3 कितना होता है 9, और 9 भी 3 के टेबल पर डिवाइड होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल पर डिवाइड होता है डिविजिबिलिटी रूल्स के मुताबिक। यहाँ पे इन तीनों डिजिट्स को देखें 1 8 और 0, तो 1 में 8 ऐड करें 9, 9 में 0 ऐड करें तो 9, तो ये भी 9 ही बनता है, और 9 भी 3 के टेबल पर आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल पर आएगा। इसका मतलब डिविजिबिलिटी रूल्स के मुताबिक ये तीनों नंबर 3 पर डिवाइड होते हैं। तो आपने क्या करना है, इन तीनों को 3 पर डिवाइड कर देना है। इधर भी 3 से डिवाइड कर देना है, 63 को भी 3 से डिवाइड कर देना है, और इस 180 को भी आपने 3 से डिवाइड कर देना है। जिससे ये डिवाइड होते होंगे उसी से करेंगे, और हर क्वांटिटी को सेम नंबर से करेंगे, डिफरेंट से नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे कैंसिलेशन कर लें, 3 1 टाइम्स 3 11 टाइम्स 33 होता है, यहाँ पे 11 आ गया। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 3 1 टाइम्स और 3 21 टाइम्स 63 होता है, यहाँ पे 21 आ गया, यहाँ पे रेशियो का सिंबल, और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 3 1 टाइम्स, और 3 60 टाइम्स करेंगे तो 180 होता है। तो यहाँ पे आ गया 60, और नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें क्या अभी भी इन तीन नंबर्स को 1 के अलावा कोई डिवाइड करने वाला नंबर मौजूद है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, इसने तो 11 ही पे डिवाइड होना है, और बाकी दोनों ने 11 पर डिवाइड होना नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी सेम नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन तीनों को डिवाइड करे, तो यही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो इस पार्ट का आपका आंसर आ गया 11 रेशियो 21 रेशियो 60। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।